हाँ, ये विद्यार्थियों बीच में रह गया था ये। तो हम बात कर रहे थे भारत के पर्वतीय क्षेत्रों के 3 सुझाव। तो अभी मैं आपको बुक का रेफरेंस दिखा दूंगा। इसमें भारत में उपग्रह संचार के विकास पर टिप्पणी लिखनी है। तो इसमें देखिए, एक तो इनसेट, इसके दो रूप माने गए, एक तो इनसेट और एक IRS, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम है, और ये है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम। तो पर्वतीय क्षेत्रों के विकास का कार्यक्रम, इसमें देखिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। सभी लोग लाभान्वित हों, केवल प्रभावशाली नहीं होना चाहिए। दूसरा है स्थानीय संसाधनों का उपयोग और प्रतिभाओं का विकास। तीसरा है जीविका निर्वाह अर्थव्यवस्था को निवेश के उन्मुख बनाना, ताकि लोग उसमें पैसा लगाएं, निवेश करें। चौथा है अंतर प्रादेशिक व्यापार में पिछड़े क्षेत्रों का शोषण नहीं होना चाहिए। ठीक है। पांचवा है पिछड़े क्षेत्रों की बाजार व्यवस्था में सुधार करके श्रमिकों को लाभ पहुंचाया जाए। और छठा, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मेरी नज़र में है, वो ये है कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना। अरे भैया, उद्योग धंधे वगैरह सब लगाने शुरू कर दिए, और ऐसी स्थिति में हमारे पर्यावरण की हमने ऐसी कमतेसी कर दी, तो वो ऐसा पर्यावरण का जो सुधार है, प्रादेशिक संतुलन, वो उपयोगी नहीं है। तो पर्यावरण का हमें हमेशा ध्यान रखना है। 3 पूछे थे हमसे, ये 6 हैं, कोई भी आप इसमें लिख सकते हैं। ये देखिए, भारत की उपग्रह प्रणाली पर टिप्पणी पूछी हमसे, तो इसे देखिए 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक तो है इनसेट और दूसरा है IRS। इनसेट तो है भाई इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, और दूसरा है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम। इनसेट 1983 और IRS 1988। तो ये इनकी स्थापना के बारे में बता दिया। बाकी ज़्यादा बड़ा प्रश्न था नहीं, तो हमें इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में लिखना भी नहीं था। अब ये देखिए, खंड से के प्रश्न जो थोड़े बड़े हैं, वार्षिक परीक्षा में तो आपके खैर बड़े ही आएंगे। ये विनिर्माण से क्या आशय है? विनिर्माण वस्तुओं का निर्माण। वैसे हाथ से बनाना इसमें शामिल किया जाता है, लेकिन वर्तमान समय में जो द्वितीय गतिविधियां हैं हमारी, उन द्वितीय गतिविधियों में जो उत्पादन किया जाता है फैक्ट्रियों में, उनको भी इसमें शामिल किया जाने लगा है। आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषताएं पूछिए। भाई, विनिर्माण की जो विशेषताएं हैं उनमें बड़े स्तर, ढांचागत स्तर होता है उसमें, ठीक है। अनियमित वितरण होता है उनमें, बड़े बड़े ढांचागत स्तर होते हैं, ठीक है। कौशल का विशिष्टीकरण होता है, अनियमित वितरण होता है, यंत्रीकरण होता है, ठीक है। तो ये कुछ विशेषता है विनिर्माण उद्योगों की। तो विनिर्माण का जो पार्ट है मानव भूगोल में, तो वहाँ आपको ये मिल जाएगा। अगला इसमें जो प्रश्न है वो इसके अथवा में दिया हुआ उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों, स्थिति, अवस्थिति, इनके जो कारक हैं, इनको प्रभावित करने वाले कारक दिए हुए हैं। वैसे ये जो कारक हैं उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले, ये मानव भूगोल में भी थे और भारत भूगोल में भी थे। अभी वर्तमान में मानव भूगोल में मिलेंगे आपको, क्योंकि भारत भूगोल में जो उद्योगों का पार्ट है वो आपके सिलेबस में से हटा दिया गया है। तो जो 2024-25 का 2024-25 का सिलेबस है, जिसे अभी आप वर्तमान में पढ़ रहे हैं, उसमें भारत में ये पॉइंट नहीं है। तो प्रभावित करने वाले कारक कौन से हो जाएंगे? प्रभावित करने वाले कारक देखिए, कच्चे माल की अभिगम्यता, परिवहन की अभिगम्यता, ठीक है, परिवहन एवं संचार की अभिगम्यता, सरकार की नीतियाँ, श्रमिकों की अभिगम्यता, बाजार की अभिगम्यता, ये बहुत से कारक हैं जो उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करते हैं। अगला है वर्षा जल संग्रहण। वर्षा जल संग्रहण, ये हमने पाठ पढ़ा था भारत भूगोल में। जल संसाधन का जो पाठ है, पुरानी किताबों में ये 6ठा पाठ था, अभी इसका क्रमांक चेंज हो गया है अभी विद्यार्थियों। तो वर्षा जल संग्रहण, सॉरी, हाँ, तो भाई ये पेज आगे पीछे हो गए थे थोड़े से,
वर्षा जल संग्रहण, वर्षा जल संग्रहण जल संसाधन का पाठ वहाँ आपको मिल जाएगा। ये उसके लाभ, भाई वर्षा जल का संग्रहण करेंगे तो जाहिर सी बात है अन्य जो जल है हमारा कौन सा, धरातलीय जल जो धरातल के ऊपर बहता है, भूमि का जल, उनको हम बचा पाएंगे भाई अगर हम वर्षा जल का संग्रहण कर लेंगे। तो जोहड़ बना करके, भूमिगत टंकी टाँका बना करके हम लोग भारतीय राष्ट्रीय जल नीति की विशेषताएं, 4 विशेषताएं पूछी हमसे। ये देखिए भी भारतीय राष्ट्रीय जल नीति की विशेषताएं बॉक्स में दे रखा आपके। तो क्या क्या है देखिए, सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में पीने का जल घटक में सम्मिलित करना, भी पीने के जल को एक घटक के रूप में शामिल करना चाहिए इन विभिन्न योजनाओं में। पेयजल सभी मानव जाति और प्राणियों को उपलब्ध हो। दूसरा, भूम जल का शोषण सीमित और नियमित किया जाए, ऐसे कुछ उपाय हों। सतत और भूम जल दोनों की गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए और सुधारने का कोई प्रयास होना चाहिए। जल के सभी विविध उपयोगों में कार्य क्षमता सुधारनी चाहिए, जितने भी हम उपयोग कर रहे हैं वो उपयोगी हों, उनकी जो उपयोग में लेने की हमारी क्षमता है उसमें सुधार करना चाहिए। दुर्लभ संसाधन के रूप में जल के लिए जागरूकता विकसित करना, लोगों को बताया जाए कि जल संसाधन क्या है, दुर्लभ संसाधन है भाई साहब, समाप्त हो जाएगा तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये बात हमें लोगों को समझानी है। शिक्षा विनिमय, शिक्षा के आदान प्रदान के माध्यम से, उपक्रमणों, ठीक है, विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से, है ना, इंस्टीट्यूट के माध्यम से, प्रेरकों के माध्यम से, और इन सभी के द्वारा हमें संरक्षण, ठीक है, प्रेरकों और विभिन्न जो संस्थाएं हैं, चाहे गवर्नमेंट की है चाहे एनजीओज़ हैं, उनके माध्यम से हमें इसके संरक्षण की चेतना को बढ़ाना है। तो ये जल संसाधन की कुछ विशेषताएं, जल नीति की विशेषताएं। अगला प्रश्न, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, भाई सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये जो हैं अपरंपरागत स्रोत हैं, है ना। खनिज किसे कहते हैं, रासायनिक और भौतिक गुण धर्मों के आधार पर खनिजों को वर्गीकृत कीजिए। भाई कार्बनिक, धरातल के नीचे से निकलने वाला कार्बनिक है, कार्बनिक रासायनिक तत्वों का जिसकी अपनी एक आंतरिक संरचना होती है उसे खनिज कहा जाता है। इसके विभिन्न रूप होते हैं, खनिज का जो हमारा पार्ट है उसमें मिल जाएगा, ज़्यादा इसमें हम डिटेल में बात नहीं करेंगे। निबंधात्मक प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न देखिए, गहन निर्वाह कृषि और विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, मानव भूगोल का जो कृषि का जो पार्ट है उसमें आपको मिलेगा। उसी पार्ट में वाणिज्य पशुधन पालन की विशेषताएं और उसके क्षेत्रों के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। भारतीय कृषि के प्रमुख प्रकारों का वर्णन पूछा हमसे, और इसके साथ साथ में समस्याएं भी पूछी अथवा में इसने, ठीक है। तो आर्द्र कृषि, शुष्क कृषि, विभिन्न प्रकार की कृषियाँ, ठीक है, और इनके जो शस्य प्रारूप, ये हमने जो हमारा भू संसाधन और कृषि का जो पार्ट है भारत भूगोल उसमें हमने पढ़ा था। कृषि की जो समस्याएं हैं, मानसून पर ज़्यादा निर्भरता है, पुराने तरीकों का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ अच्छा सरकार की कुछ नीतियाँ भी हो सकती है, पुराने कुछ रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, ये कुछ जो व्यवस्थाएं थी, इन व्यवस्थाओं से भी भारतीय कृषि प्रभावित हुई है। और इसका जो अंतिम प्रश्न है वो आपके विश्व का मानचित्र 16वां मानचित्र, विश्व का मानचित्र खंडीय की बात करें, और 17वां है भारत का मानचित्र। तो इसमें देखिए विश्व में तो न्यूयॉर्क, केप टाउन, लंदन और सिडनी पूछा है। तो विश्व के मानचित्र में तो न्यूयॉर्क पूछा है, देखिए ये आपका न्यूयॉर्क हो गया यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा इसमें केप टाउन पूछा है, ये देखिए वे दक्षिणी अफ्रीका में केप टाउन। और तीसरा इसने पूछा है लंदन, तो ये रहा भाई आपके लंदन, ठीक है। और चौथा पॉइंट पूछा है सिडनी, जी बिल्कुल बिल्कुल सिडनी पूछा है। तो सिडनी, ये देखिए यहाँ, ये सिडनी हो गया। तो ये 4 तो पूछे हैं विश्व के मानचित्र में। और भारत के मानचित्र में पूछा है भाई
देखिए भारत के मानचित्र में एक तो पूछा है कोच्चि, ये है केरल में। फिर पूछा है हल्दिया, हल्दिया देखिए यहाँ पश्चिम बंगाल में। ठीक है, कोलकाता के भार को कम करने के लिए बनाया गया। फिर पूछा है पारादीप, ये देखिए भाई पारादीप उड़ीसा में। और चौथा है कांडला, कांडला गुजरात में, कांडला पतन गुजरात में। तो ये था हमारा अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्ज़ाम का पेपर। आई होप आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। आपके उज्जवल भविष्य की ढेर सारी कामनाएं, शुभकामनाओं सहित आप सभी को आगामी परीक्षाओं के लिए वेरी बेस्ट ऑफ लक।